मेरी बात मिस्टर शौर्य शेरगिल से हो रही है? तो शौर्य कहता है, जी लेकिन आप कौन? तो वो लड़की कहती है, जी मिस्टर शौर्य, हमने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आप सेलेक्ट कर लिए गए हैं। आपको कल आकर यहाँ बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। बाकी की सारी बातें आपको मेल कर दी गई हैं, आप अपना मेल चेक कर लें। धन्यवाद कहकर वो फ़ोन रख देती है। शौर्य ये सुन बहुत खुश होता है, उसे तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। वो मन में कहता है, चलो अब अंकल का किराया उनके मुंह पर मारूंगा ताकि जब देखो तब वो अपना मुंह उठाकर किराया मांगने ना चले आए। वो अगले दिन जल्दी उठ तैयार हो जाता है, बाहर निकल ही रहा होता कि गुप्ता अंकल फिर से टपक पड़ते हैं। ये देख शौर्य धीरे से कहता है, जब भी कुछ शुभ होने जा रहा होता है ये टपक पड़ते हैं, अब फिर किराए का तना देंगे। गुप्ता अंकल सामान्य अपने दांत दिखाते हुए कहते हैं, अरे शौर्य बेटा, फिर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो क्या? लगता है परसों वाली कंपनी में जॉब नहीं मिली। लेकिन आज शौर्य उदास होने के बजाय हंसते हुए कहता, नहीं अंकल, मुझे नौकरी मिल गई है, आज ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ, और रही बात आपके किराए की तो वो भी मैं दे दूंगा। ये सुन गुप्ता अंकल को तो शौक लग जाता है। वो फिर से पूछते हैं, क्या क्या सच में तुम्हें जॉब मिल गई? तो शौर्य हंसता हुआ कहता है, हाँ अंकल जी, मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रही है। तो ये सुन अंकल के तो सुर ही बदल जाते हैं। वो बड़े प्यार से कहते हैं, अरे क्यों नहीं, जाओ जाओ, आज पहला दिन है ना, लेट नहीं होना चाहिए। तो शौर्य अपने मन में कहता है, हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, अभी जॉब नहीं मिली होती तो सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। अब तो मुंह से शहद टपक रहा है। फिर अपने ख्यालों से बाहर आ कहता है, जी अंकल जी, और चला जाता है। वो वहां से निकल पहले मंदिर जाता है और प्रसाद चढ़ाता है कि तभी उसे संजय अंकल दिख जाते हैं। वो उनके पास जा उनसे आशीर्वाद लेता है और कहता है, अंकल आपके आशीर्वाद से हमें नौकरी मिल गई है। ये सुन संजय अंकल भी खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहता है, खूब तरक्की करो बेटा, हम बहुत खुश हैं। शौर्य उनसे आशीर्वाद लेकर नंदा कंपनी पहुंचता है। आज उसका पहला दिन था ऑफिस में। वो रिसेप्शन पर जाकर अपना कॉल लेटर दिखता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, आपको एचआर डिपार्टमेंट की हेड मिस चांदनी को रिपोर्ट करना है। मिस चांदनी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिनके पीछे पूरा ऑफिस पागल था। शौर्य जब मिस चांदनी से मिलता है तो चांदनी तो उसे देखती ही है जाती है। ब्लू पैंट एंड वाइट शर्ट में वो काफी हैंडसम लग रहा था, जिसमें उसके बाइसेप्स एंड चेस्ट अच्छे से नजर आ रहे थे। करीने से सेट किए हुए बाल उसका लुक और बेहतर बना रहे थे। शौर्य उनसे मिल अपनी बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। फिर उसे चांदनी पूरा ऑफिस दिखाती है और खुद भी शौर्य को चुपके चुपके देख रही होती है और मन में सोच रही थी कि काश ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो पूरे ऑफिस में मेरी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। शौर्य जहां जहां से गुजर रहा होता है सारी लड़कियों की नज़र उस पर ही जाकर रुक जा रही थी, जिसे देख बाकी लड़के जल भून रहे थे कि आज तक जो लड़कियां उन्हें देखा करती थी आज उन्हें भाव ही नहीं दे रही थी। वहीं लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, यार ये हैंडसम बंदा कौन है, कितना हॉट है, उफ़्फ़ा उसकी नीली आंखें और उसकी मुस्कुराहट किलर है, यार ये बंदा मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो दूसरी लड़की कहती है, ओ तुम कहीं की महारानी हो जो वो तुम्हें पसंद करेगा, उसके लिए तो मैं ही बेस्ट हूँ। लड़कियां आपस में ही बातें कर रही थीं। शौर्य उन पर ध्यान दिए बिना सारा ऑफिस देखता है। फिर चांदनी जी कहती है, शौर्य आपको हमारी सीईओ मिस आरोही के सेक्रेटरी के ऑफिस में जाना है, आप उनकी ही जगह लेंगे। उनका ट्रांसफर सिंगापुर हो गया है लेकिन अभी आपको उन्हें ही रिपोर्ट करना है। कैबिन आगे से राइट है, गुड लक। फिर चांदनी जी को जाना था लेकिन वो शौर्य को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर गुड लक कह वो निकल जाती है। शौर्य वहां आता है तो देखता है वहां कोई नहीं है तो बाहर ही इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब प्रीति आती है तो उसे देख के हैरान हो जाती है। फिर उससे पूछती है, तुम और यहाँ? तो शौर्य नासमझी से पूछता है, सॉरी मैम, मैं आपसे कभी नहीं मिला, क्या आप मुझे जानती है? तो प्रीति कहती है, उस दिन रोड पर तुम ही थे ना जिस पर वो आदमी चिल्ला रहा था? तो शौर्य को याद आता है तो वो अपना सिर झुका लेता है और कहता है, जी मैम। तो प्रीति उसे ऐसे देख कहती है, चील कोई बात नहीं, तो तुम हो जिसे सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है? तो शौर्य कहता है, जी मैम। तो प्रीति कहती है, ठीक है चलो अंदर। वो दोनों कैबिन में चले जाते हैं। तब प्रीति उसे सारी चीजें समझाती है और आरोही का शेड्यूल देती है और कहती है, मैम थोड़ी सख्त है, उन्हें लेट काम बिल्कुल पसंद नहीं, तो कभी भी लेट मत होना। चलो अब मैम से मिल लो। वो दोनों आरोही के कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। आरोही अपने कैबिन में बैठी फाइल पढ़ रही होती है। तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है और प्रीति अंदर आती हुई कहती है, मैम ये हैं आपके नए सेक्रेटरी मिस्टर शौर्य शेरगिल। आरोही अपनी नजरें उठाती है तो उसे शौर्य दिखता है। उसे देख फिर ना जाने क्यों उसका दिल जोर जोर धड़कने लगता है। वो फिर ना चाहते हुए भी उन नीली आंखों में खोने सी लगती है। तभी प्रीति की आवाज से होश में आती हुई कहती है, तुम? तो शौर्य को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ।
वो प्रीति की तरफ देखता है तो प्रीति समझ जाती है और कहती है उस दिन इन्होंने ही तुम्हें बचाया था। तो शौर्य फिर आरोही को देख उन्हें कहता है थैंक यू मैम उस दिन हमारी मदद करने के लिए। ये सुन आरोही तंज भरी हंसी हंस देती है और कहती है मैं सही थी तुम्हारे बारे में, तुम जैसे लोग कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले सकते, बस सबको सॉरी एंड थैंक यू ही बोलते रहते हो। तुम्हारे जैसों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ये सुन शौर्य को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है ऐसा नहीं है कि मैं उससे निपट नहीं सकता था, बस उस दिन मेरा इंटरव्यू था इसलिए मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। चुप रहना और कुछ ना करना दोनों अलग बातें हैं। मैम मैं चुप था इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। बात आगे बढ़ती देख प्रीति कहती है मैम बॉन्ड साइन हो चुका है तो अब हम इन्हें 6 महीने से पहले तो नहीं निकाल सकते हैं, और फिर किसी के पर्सनल मैटर से हमें क्या लेना देना। ये सुन आरोही अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और कहती है ठीक है इन्हें इनका काम समझा दो। फिर प्रीति और शौर्य कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। आरोही का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। उसने शौर्य को जाने के लिए तो कह दिया था लेकिन दिल के किसी कोने में वो चाहती थी कि शौर्य ना जाए। उधर कैबिन के बाहर निकल प्रीति शौर्य से कहती है शौर्य जी आप मैम की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो जबान से भले ही कितनी भी कड़वी क्यों ना हो लेकिन दिल की बहुत अच्छी, सारे एम्प्लॉयीज का ख्याल रखती है, किसी को कुछ भी परेशानी हो वो तुरंत उस पर एक्शन लेती है। बस गुस्सा थोड़ा ज्यादा करती है क्योंकि वो हम सबको अपने परिवार की तरह ही समझती है, इसलिए जब हम कोई गलती करते हैं तो डांटती हैं। शौर्य ये सुन कहता है कोई बात नहीं मैम मुझे बुरा नहीं लगा। प्रीति अपने लिए मैम सुन कहती है। शौर्य जी कॉल मी प्रीति। ये मैम सुन के बड़ी होने वाली एक अलग सी फीलिंग आती है तो शौर्य कहता है ओके प्रीति लेकिन फिर आपको भी मुझे मेरे नाम से जी हटाना होगा, सिर्फ शौर्य ही कहिए हमें अच्छा लगेगा। फिर दोनों हाथ मिलाते हुए कहते हैं तो प्रीति कहती है ओके आज से हम फ्रेंड्स क्यों शौर्य। तो शौर्य भी हंसकर हाँ में सिर हिला देता है और दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन कैबिन के अंदर आरोही को ये देख पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो नहीं देख पाई तो बाहर आ कहती है बातों से फुर्सत मिल जाए तो काम भी कर लो प्रीति। प्रीति और शौर्य ये सुन वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। प्रीति उसे सारा काम समझा देती है और शौर्य भी सारा काम बड़े ध्यान लगाकर सीख रहा था ताकि आरोही को कोई भी मौका ना दे उसे डांटने का। आज का दिन यूं ही काम सीखते सीखते ही निकल जाता है। अगले दिन से शौर्य अपने काम पर लग जाता है। वो आरोही को उसका पूरे दिन का शेड्यूल बताता, उसके मीटिंग्स अरेंज करता, उसकी कॉफी बना के उसको सही समय पर देता। इन शॉर्ट वो अपना काम बड़े ही अच्छे से कर रहा था लेकिन आरोही फिर भी उसे बिना वजह के काम देती रहती थी। ऑफिस में शौर्य ने अपने अच्छे व्यवहार की वजह से सबसे घुल मिल गया था। हर कोई शौर्य से अच्छे से बात करता और वो भी सबसे मिलजुल कर रहता। और लड़कियां तो शौर्य के लिए पागल हो रखी थी। कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी बहाने से शौर्य के पास आती ताकि उससे रिझा सके। लेकिन अपना शौर्य भी सख्त है, किसों को भाव ही नहीं देता या यूं कहे उसे रिझाना समझ ही नहीं आता। लेकिन ये सब देख के आरोही के गुस्से का पारा हाई रहता लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती तो अपना गुस्सा वो शौर्य को बेतुके काम देकर निकालती ताकि वो किसी लड़की की तरफ ना देखे। कभी वो एक ही कॉफी को बार बार बनवाती तो कभी लिफ्ट बंद करवा के कोई फाइल फर्स्ट फ्लोर से मंगवाती तो शौर्य को नीचे सीढ़ियों से जाना पड़ता। और जब वो फाइल लेके आता तो आरोही उस फाइल को गलत बता के दोबारा नीचे भेज देती। शौर्य ये सब करते हुए कभी थक जाता तो आरोही को बुरा भी लगता लेकिन वो फिर भी ये करती रहती। और कभी कुछ गलत हो जाए तो उसे सुनाने लगती जिसे शौर्य सिर नीचे किए सुन लेता। आरोही को उसका झुका सिर देख और भी गुस्सा आता। वो ना तो किसी लड़की को शौर्य के आसपास बर्दाश्त कर सकती थी और ना ही उसका झुका हुआ सिर देख सकती थी। पता नहीं क्यों उसे शौर्य का झुका सिर देख एक अलग ही बेचैनी होती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो क्यों ऐसी हो रही थी उसे खुद मालूम नहीं चल रहा था, शायद वो धीरे धीरे बदल रही थी। अरे भाई अब आरोही जी को कौन बताए कि जब इश्क का कीड़ा काटता है ना तो बीमारी भी प्यार वाली ही आती है जिसके लक्षण भी पता नहीं चलते और इंसान जिंदगी भर उस बीमारी से ठीक नहीं होना चाहता। ऐसे ही करते करते दिन बीत रहे थे। शौर्य अब लगभग सारे काम अच्छे से करने लगा था लेकिन उसकी एक समस्या अभी भी नहीं सुलझी थी और वो थी गुप्ता अंकल की। तो शौर्य ने सोचा कि कल वो आरोही से बात कर एडवांस सैलरी लेके किराया दे देगा। अगले दिन आरोही और प्रीति किसी प्रोजेक्ट को लेके कुछ बातें कर रही होती है कि शौर्य कैबिन में आता है और कहता है मैम ये इन पेपर्स पर साइन चाहिए थे। तो आरोही उसे बिना देखे साइन कर देती है क्योंकि वो जब भी उसकी तरफ देखती थी तो उसकी नीली आंखों में ही खो जाती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अपना बिहेवियर तो उसने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन आज शौर्य कैबिन से बाहर नहीं गया तो प्रीति ने पूछा क्या हुआ शौर्य, कुछ काम था? तो शौर्य आरोही की तरफ देख कहता है वो आरोही मैम से कुछ रिक्वेस्ट करनी थी।
अब आरोही उसे नजरें उठाकर देखती है तो आज शौर्य ने आज ग्रे कलर की पैंट पर ब्लैक शर्ट पहन रखी थी जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसकी आंखें और मुस्कुराहट को देख आरोही फिर से खुद को उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पाई। फिर शौर्य कहता है, मैम वो क्या मुझे सैलरी एडवांस में मिल सकती है? दरअसल मुझे कुछ काम था। तो आरोही तंज भरे स्वर में कहती है, अभी तुम्हें काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और सैलरी एडवांस में चाहिए? कहीं सैलरी लेके भागने का इरादा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि यहाँ काम नहीं हो पा रहा तो सैलरी लेके आना ही बंद कर दूं? शौर्य को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे सैलरी इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने घर का रेंट दे सकूं। वो लैंडलॉर्ड बहुत तंग करता है किराए के लिए। तो प्रीति कहती है, लेकिन शौर्य ऐसे कैसे तुम्हें एडवांस सैलरी मिल सकती है? तुम्हें काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो शौर्य कुछ कहता है। इससे पहले आरोही कहती है, ठीक है तुम्हें सैलरी एक ही कंडीशन में मिल सकती है। तो शौर्य खुश होते हुए पूछता है, क्या कंडीशन है? मैं तो आरोही हंसते हुए कहती है कि प्रे करो कल की डील हो जाए तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। अब जाओ मनाओ मिस्टर मल्होत्रा को कि वो डील साइन कर लें। कह के मुस्कुरा देती है। ये देख शौर्य चीर जाता है लेकिन बिना कुछ कहे अपना सिर झुकाए वहां से चला जाता है। तो प्रीति कहती है, मैम ये क्या किया? उसे जरूरत है पैसों की तो आपने ऐसी शर्त क्यों रखी जबकि आपको भी पता है कि वो मल्होत्रा कितना टेढ़ा आदमी है? आरोही कहती है, पता है लेकिन उसे भी तो पता चलना चाहिए कि पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है। तो प्रीति वहां से जाने लगती है तो आरोही उसे रोकते हुए कहती है, सुनो उसे एडवांस दे देना। फिर नजर चुराते हुए कहती है, और वो मेरा जो साइन अपार्टमेंट में फ्लैट खाली है उसकी चाबी उसे देना। तो प्रीति उसे आंखें फाड़े देखने लगती है और मन में सोचने लगती है कि क्या अभी अभी मैम ने उसे ज्ञान नहीं दिया था कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है और अभी उसे फ्लैट दे रही है। तो आरोही अपनी सफाई देते हुए कहती है, अरे वो फ्लैट खाली पड़ा है तो कम से कम उसकी सफाई हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे कंपनी के आदमी को कोई दूसरा सुनाए, बस इसलिए। तो प्रीति अपनी हंसी छुपाते हुए कहती है, जी मैम, और कहकर चली जाती है। उसके जाते ही आरोही अपना सिर टेबल पर दे मारती हुई कहती है, क्या कर रही है? आरोही उसके सामने आते ही क्या हो जाता है? तुझे खुद पर काबू क्यों नहीं रहता है तेरा? ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन बुरा फंसेगी। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन आरोही बैठी मल्होत्रा की फाइल पढ़ रही थी कि तभी आवाज आती है, क्या बात है डार्लिंग? ऑफिस में क्या कहकर सबको डरा रखा है? और कहकर हंसने लगती है। आरोही ऊपर सिर करके देखती है तो वहां जिया खड़ी होती है। जिया आरोही की दोस्त है जो उसकी कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट की हेड है, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी और आते ही आरोही को परेशान करने चली आई। उसे आरोही को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। तो आरोही अपना सीरियस फेस लिए कहती है, देख यार अभी परेशान मत कर, वो मल्होत्रा की मीटिंग होने वाली है, बस उसी के लिए तैयार कर रही हूँ। तो जिया समाने बैठते हुए कहती है, तो इसमें नया क्या है? हर बार की तरह ये प्रोजेक्ट भी तुझे ही मिलेगा, तू परेशान क्यों होती है? वो दोनों बातें कर ही रही होती है कि शौर्य कैबिन में आता है और कहता है, मैम वो मल्होत्रा कंपनी के डायरेक्टर आ चुके हैं। जिया जब शौर्य को देखती है तो आरोही से पूछती है, ये हैंडसम बंदा कौन आ गया तुम्हारी बोरिंग कंपनी में? फिर अपना हाथ आगे करके कहती है, हाय हैंडसम, मैं जिया, यहाँ की पीआर डिपार्टमेंट की हेड। जिया का इस तरह से शौर्य से बात करना आरोही को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता नहीं क्यों जिया पे गुस्सा आ रहा था। शौर्य अपने लिए हैंडसम शब्द सुन शर्माने लगता है। फिर शर्माते हुए कहता है, मैम मैं आरोही मैम का नया सेक्रेटरी हूँ। शौर्य तो जिया कहती है, चलो एक काम तो अच्छा किया आरोही ने कि एक हैंडसम सेक्रेटरी रख लिया, अब मेरा भी मन लगा रहेगा ऑफिस में, वरना तो हमेशा इसकी सड़ी शक्ल ही देखनी पड़ती थी। ये सुन शौर्य मुंह दबा के हंसने लगता है तो आरोही जिया से कहती है, शट अप। जिया और उसे हंसते देख आरोही अपना गुस्सा दबाते हुए कहती है, हंसना हो गया हो तो जाओ और मीटिंग की तैयारी करो। ये सुन शौर्य वहां से चला जाता है। उधर मीटिंग मार्केटिंग हेड मिस्टर चड्डा जी मीटिंग को लीड कर रहे थे। कुछ देर बाद आरोही और जिया साथ में मीटिंग रूम में बने ग्लास से मीटिंग देखने लगती है, साथ ही शौर्य और प्रीति भी थे। उधर मीटिंग में मल्होत्रा अपने ही चोड़ में था। वो प्राइस नेगोशिएशन करते हुए कहता है, देखिए चड्डा साहब, 175 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, हम ये डील 150 करोड़ में ही साइन कर पाएंगे। आपको करना है तो बताइए, वरना हमारे पास और दूसरे भी ऑप्शन है, वो तो हम आरोही मैडम को जानते हैं इसलिए आपके पास आए हैं, वरना शेखावत जी तो 135 करोड़ ही ऑफर कर रहे थे। ये सुन ग्लास के पीछ जिया गुस्से से कहती है, देखो तो इसे बोल तो ऐसे रहा है जैसे डील साइन करके हम पर एहसान करेगा, क्लाइंट ना होता तो इसका तो मैं मुंह तोड़ देती, अब तक घनमड़ी कहीं का। उधर मल्होत्रा अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और बार बार डील साइन ना करने की धमकी दे रहा था। ये देख आरोही भी अब थोड़ा परेशान होने लगी थी।
शौर्य बहुत देर से मल्होत्रा को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद वो मुस्कुरा देता है। फिर कुछ देर बाद वो उस रूम से निकल गया। ये देख आरोही को और गुस्सा आ गया। फिर जब कुछ देर बाद वो वापस आया तो गुस्से से आरोही ने पूछा, कहाँ गए थे तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तो शौर्य कहता है, मैम वो कुछ काम से गया था। तो आरोही और गुस्साते हुए कहती है, मीटिंग से जरूरी तुम्हारे लिए और कौन सा काम हो सकता है, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। वो शौर्य को सुनाए ही जा रही थी, या यूं कहे कि डील साइन होने में देरी का गुस्सा वो शौर्य पर निकाल रही थी। शौर्य को ये सब सुन गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन आरोही को कुछ कह नहीं पाता। ये देख जिया कहती है, आरोही तुम उस पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो, डील साइन नहीं हो रही, इसमें इसका क्या कसूर। उधर अब मिस्टर चड्डा भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि आज तक उन्होंने ने जो भी डील अपने हाथ में ली थी उसे पूरा किया था, लेकिन ये आदमी तो हिलने का नाम ही ले रहा है। तो वो लास्ट ऑफर 165 करोड़ का देते हैं और कहते हैं, देखिए मल्होत्रा साहब, हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो मल्होत्रा कहता है, फिर तो ये डील हम साइन नहीं कर पाएंगे। फिर अपने सेक्रेटरी से कहता है, वो शेखावत जी से बात करो और डील साइन करने के लिए कहो। ये सुन चड्डा जी घबराते हुए कहते हैं, देखिए सर, आप 1 मिनट रुक जाइए, हम आरोही मैम से बात करके बताते हैं। तो मल्होत्रा कहता है, ठीक है, आप बात कर लीजिए, वरना हम डील शेखावत जी के साथ साइन कर लेंगे। चड्डा जी मीटिंग रूम से निकल आरोही के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं ये आदमी तो अपनी ही बात पर अड़ा हुआ है, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या करे। ये 150 करोड़ में डील साइन करने को कह रहा है, जबकि अगर हम 160 करोड़ से नीचे गए तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सब बातें सुन शौर्य कहता है, मैम क्या मैं ये डील हैंडल करूं। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं और चड्डा जी ये बात अपने ईगो पर ले लेते हैं। फिर हंसते हुए कहते हैं, तुम तो वो नए सेक्रेटरी हो ना, पता है मैं ये काम पिछले 25 सालों से कर रहा हूं और कल के आए हुए तुम डील साइन करवाओगे, वो भी इसके जैसे आदमी से। ये सुन वहां चड्डा जी के साथ खड़े आदमी हंसने लगते हैं। तो जिया शौर्य की तरफ से कहती है, इसका इन सब ये क्या लेना देना, बात अगर डील साइन की है तो शौर्य को भी मौका मिलना चाहिए ना। ये सुन आरोही शौर्य को देखती है और कहती है, ठीक है जाओ, एक कोशिश तुम भी कर लो, लेकिन याद रखना कि अगर ये डील तुम साइन नहीं करवा पाए तो अपना एडवांस भूल जाना और अपना इस्तीफा मेरे टेबल पर रख देना। ये सुन जिया फिर कहती है, ये क्या है आरोही, तुम उस पर मेंटल प्रेशर डाल रही हो। तो आरोही कहती है, शर्त अगर मंजूर है तो जाओ। यह सुन शौर्य एक हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, ठीक है, और कहकर चला जाता है और जाकर मल्होत्रा के सामने बैठ जाते हैं और कहता है, हेलो मिस्टर मल्होत्रा, मैं आरोही मैम का सेक्रेटरी शौर्य, अब ये डील मैं हैंडल करूंगा। तो ये सुन मल्होत्रा कहता है, जी कोई भी ये डील करे, बात तो वही है कि हम ये डील 150 करोड़ में ही साइन करेंगे, इससे ज्यादा में नहीं। ये सुन शौर्य हल्का सा मुस्कुरा देता है। अब उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी जो हमेशा होती है, उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसे सब नोटिस करते हैं। आरोही को ये देख बहुत अच्छा लगता है। शौर्य कहता है, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप तो जानते ही है कि हमारा माल मार्केट में बेस्ट है, इसीलिए आप शेखावत जी के पास ना जाकर यहाँ हैं। तो चड्डा जी ने जो ऑफर दिया उसे भूल जाइए, हमारा ऑफर अभी भी वही है, 175 करोड़ है। ये सुन ग्लास के उस पार सब हैरान हो जाते हैं। ये देख चड्डा जी कहते हैं, ये लड़का पागल वागल तो नहीं हो गया है, जो आदमी 165 करोड़ में नहीं मान रहा है वो 175 करोड़ पर कैसे मानेगा। उधर मल्होत्रा ये सुन हंसता हुआ कहता है, बच्चे, आरोही मैडम लगता है इंसान पहचान करना भूल गई हैं, जो तुम्हें ये डील साइन करने को भेज दिया। फिर अपनी सेक्रेटरी से कहता है, शेखावत जी से बात करो, हम डील आज ही साइन करेंगे। ये सुन शौर्य निराश होने का नाटक करते हुए कहता है, ठीक है, फिर जब आप शेखावत जी के साथ ही ये डील साइन करना चाहते हैं तो गुड लक, और कहकर वहां से उठने लगता है। अब पूरी मीटिंग में पहली बार मल्होत्रा को घबराहट होती है। वो तुरंत कहता है, अरे तुम तो तुरंत उठने लगे, हमें सोचने का वक्त तो दो। ये सुन शौर्य मन ही मन मुस्कुराता है, लेकिन अपना फेस सीरियस बनाकर कहता है, देखिए मल्होत्रा साहब, हमें पता है आप ये डील हमारे साथ साइन नहीं करने वाले, तो अब बात करने का क्या मतलब है। ये सुन मल्होत्रा कहता है, अरे हमने कहा ना, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। तो शौर्य कहता है, देखिए 1 बजने वाले हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और ना ही आपके पास, तो बताइए डील साइन करनी है या नहीं। इधर ग्लास पार किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बाजी कहाँ और कैसे पलटी गई। चड्डा जी तो हैरान खड़े बस शौर्य को ही देखे जा रहे थे। तो जिया तंज कसते हुए कहता है, लगता है नया खून तर्जुबे पर भारी पड़ गया। ये सुन चड्डा शांति से अपने सिर नीचे झुका लेता है। वहीं आरोही अभी भी शौर्य को देखे जा रही थी। आज शौर्य उसे और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था।
उधर मीटिंग में शौर्य कहता है, जल्दी कीजिए मिस्टर मल्होत्रा, 1 बजने वाले हैं। मल्होत्रा कभी घड़ी देखता तो कभी शौर्य की तरफ। उधर शौर्य एक बार भी जल्दी करने को कहता है। मल्होत्रा कंफ्यूज हो चुका था कि क्या करे क्या ना करे। उधर शौर्य बार बार उसे 1 बजने वाले हैं, 1 बजने वाले हैं कहकर उन पर जोर डाल रहा था। उन्हें समझ नहीं रहा था कि क्या करें, तो उन्होंने हाँ कर दी। ये सुन शौर्य तुरंत उनसे कहता है, ओके अब बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज चड्डा जी देख लेंगे, आप प्लीज उनके साथ जाइए। कहकर वहां से निकल जाता है। वही क्लास के पीछे सब हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी अभी तक 165 करोड़ में भी मान नहीं रहा था, वो अचानक 175 करोड़ के लिए कैसे मान गया। शौर्य जब वहां पहुंचता है तो चड्डा जी से कहता है, सर आप जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। लेकिन चड्डा तो अभी तक होश में ही नहीं था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। तो शौर्य उन्हें हिलाता है, तब जाके उन्हें होश आता है। तो वो तुरंत पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? मैं जब उसे मना रहा था तो वो नहीं माना, लेकिन तुम गए तो वो मान गया। आखिर तुमने ऐसा क्या कहा उससे जो वो तुरंत मान गया? ये सुन शौर्य हंसता हुआ कहता है, अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे माना, बस मान गया, इससे फर्क पड़ता है। अब जाके उससे डील साइन कीजिए। फिर शौर्य आरोही के पास जाता है और कहता है, मैम अब तो मेरी जॉब नहीं जाएगी ना, और मुझे एडवांस भी मिल जाएगा। ये सुन आरोही को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसे वो अपने चेहरे पर आने नहीं देती है और वहां से ली जाती है। उसके जाते ही जिया, जो अब तक शांत थी, उछलती हुई कहती है, वाव यार तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन तुमने ये किया कैसे? इसका जवाब तो आरोही भी जानना चाहती थी। वो जाती हुई रुक जाती है तो शौर्य कहता है, मैम आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनती है? आरोही समझ जाती है कि वो कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो वहां से चली जाती है। तभी प्रीति उसे कहती है, शौर्य तुम्हारा एडवांस तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और फिर एक चाबी देती है, कहती है, यह है तुम्हारे फ्लैट की चाबी, चूंकि तुम अब मैम के सेक्रेटरी हो तो अब से तुम्हें इसी फ्लैट में रहना है। ये सुन शौर्य खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो अब उसे अंकल के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। ये सोच वो काफी खुश हो जाता है और प्रीति से पूछता है, मैम क्या मैं आज हाफ डे ले सकता हूँ ताकि सामान शिफ्ट कर सकूं? तो प्रीति कहती है, क्यों नहीं। शौर्य उसे थैंक यू बोल वहां से निकल जाता है। सब अपने काम में लग जाते हैं। मल्होत्रा से डील साइन हो जाती है।